आप सभी को ड्रॉपआउट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन को अपलोड करने में थोड़ा लेट हुआ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कल के दिए हुए अभ्यास प्रश्न के साथ। कल जो क्वेश्चंस आपको दिए थे लास्ट में वो क्या था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी सीखने के बारे में अगर हम लोग रचनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके पास चार स्टेटमेंट है कि सीखना जो है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, सीखना प्रजनन और याद करने की एक प्रक्रिया है। या लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, कि सीखना रट कर याद करने की एक प्रक्रिया है। या लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, कि सीखना दोहराव वाले जुड़ाव द्वारा व्यवहार की कंडीशनिंग है। या लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो चार स्टेटमेंट को देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि लर्निंग जो है रोट मेमोराइजेशन तो होगा ही नहीं, तो यहाँ से आपका एक ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। लर्निंग जो है रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल का भी प्रोसेस नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप किसी को याद करवाने के लिए सिखा रहे हैं। या लर्निंग को हम लोग कंडीशनिंग के थ्रू, बिहेवियर एंड रिपीटेटिव एसोसिएशन के थ्रू भी नहीं कराते। तो व्हाट इज लर्निंग? तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, हम लोग लर्निंग के थ्रू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय द एक्टिव एंगेजमेंट। चलिए इसका हम लोग समरी को देख लेते हैं बेहतर तरीके से। तो लर्निंग के बारे में आपको जो पॉइंट्स याद रखनी है वो क्या, पहला कि लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज की कंस्ट्रक्शन करती है। अगर आप किसी कोई आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि हम लोग लर्निंग क्यों करते हैं, बच्चों को क्यों लर्निंग करवाते हैं, क्योंकि हम लोग उसके अंदर नॉलेज की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, नॉलेज का जो एक बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं थ्रू लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का निर्माण। सीखने से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? बाय एक्टिव एंगेजमेंट। जो हम लोग जब कभी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे या तो एक्टिव होते हैं या तो पासिव होते हैं। तो हम लोग को कोशिश रहता है एज ए टीचर कि बच्चों को या पार्टिसिपेंट सबसे ज़्यादा रहे। तो उसमें क्या बोलेंगे आप, एक्टिव एंगेजमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि रचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो लर्निंग क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट। लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ ह्यूमंस टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट नॉलेज और डेरिव मीनिंग्स। नॉलेज क्रिएट करने के लिए या कोई अर्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही बेहतरीन सवाल का ये 1000 क्वेश्चंस का सीरीज है फॉर केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। जिसमें भी पेडागोगी आएगा उसके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएगा एग्जाम तक, आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ये मेरे तरफ से वादा रहा। ये तो हम लिखे हैं कि 1000 क्योंकि ये पहला सीरीज है। फिर हम सेकंड सीरीज लाएंगे जहां पर इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, इससे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। वो बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही 1000 के सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो क्वेश्चंस को आप पढ़े होंगे इतना देर तक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, यानी छात्रों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना क्या है। एक इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी तरीका। या लीड्स टू कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि अगर आप जब कोई चीज़ को प्रेजेंट करते हैं थ्रू क्लियर एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो क्या आप बच्चों के मन के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। या कॉज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, या उसका जो कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने की जो समझ है उसमें आप गैप क्रिएट कर रहे हैं। या आप क्या कर रहे हैं कि क्या फोकस कर रहे हैं ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज रदर देन कंसेप्चुअल नॉलेज, यानी कि वैचारिक समझ के बजाय आप एक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित कर रहे हैं जब आप छात्रों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरणों के साथ समझाएंगे। तो क्या करेंगे आप, ये क्या है कि इफेक्टिव वे है ताकि एक कंसेप्चुअल चेंज को, यानी वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का ये एक इफेक्टिव प्रभावी तरीका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका सामान्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो इफेक्टिव यानी कि प्रभावी तरीका, इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज के लिए क्या है, ये इट इज स्ट्रेटेजी। ये क्या है, स्ट्रेटेजी किसके द्वारा यूज किया जाता है, बाय यू एंड मी, टीचर्स के द्वारा यूज किया जाता है। आप जब केबीएस में पढ़ाएंगे तो आप अपने बच्चों की इस स्ट्रेटेजी के थ्रू फॉलो करेंगे। टीचर्स टू फर्दर लर्निंग विद एग्जाम्पल्स, इसमें हम लोग सीखते हैं किसके थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। हम लोग एग्जाम्पल दे दे के सीखते हैं। जैसे आपको अगर 1 क्लास के बच्चों को जोड़ सिखाना हो 2 + 2 = 4, तो आप इस तरह से अगर बोर्ड में लिख देंगे और समझाएंगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आप क्या प्रस्तुत करेंगे, क्या प्रेजेंट करेंगे, एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे कि ये लो, ये हो गया आपका कॉपी, ये हो गया आपका कॉपी। एक बच्चे के पास 2 कॉपी है, दूसरा बच्चे के पास 2 कॉपी है। फिर आप पूरा काउंटिंग कराएंगे 1 2 3 4, तो टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये आप ये जो लर्निंग कराए किसके थ्रू कराए, एग्जाम्पल्स के थ्रू कराए। तो इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल। द टीचर्स मूव फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन concepts एंड ब्रिंग conceptual चेंज इन ए मैनर दैट ensures क्लैरिटी एंड रिड्यूस confusion। इस तरह अगर एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल के साथ आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करेंगे
तो बच्चे के मन में जो कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि अवधारणा को समझने में आसानी होगा बच्चों को। तो आप समझ में आ गया कि ये क्या है, एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्निंग जो होती है क्या एक क्लैरिटी को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को समझ में आता है और कन्फ्यूजन को कम करती है, रिड्यूस कन्फ्यूजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इसमें पूछा गया कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम हासिल करने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना, यानी कि रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन ए रिवॉर्ड। यानी कि आप टीचर है और अपने स्टूडेंट को बार बार बोल रहे हैं कि अगर तुम ये होमवर्क करके नहीं लाए हो या तुम अगर नहीं पढ़ के आए हो तो क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। या आप बार बार बोल रहे हैं कि अगर 10 क्वेश्चंस का हल कर दिए तुम तो तुमको क्या मिलेगा, एक पेन मिलेगा, यानी कि एक रिवॉर्ड मिलेगा। ये चीज़ अगर आप बार बार बच्चों को बोलेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, पहला ऑप्शन आपके पास है कि ये डिक्रीज कर देगा मोटिवेशन को। किस मोटिवेशन को, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी प्रेरणा को खत्म कर देगा, कम कर देगा। या ये आंतरिक प्रेरणा में वृद्धि कर देगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप का होती है, एक बाहरी मोटिवेशन और एक अंदरूनी मोटिवेशन। आपको भी होगा केवीएस को एग्जाम को प्रिपेयर करने को लेकर आपको बाहर से मोटिवेशन मिल रहा होगा तो उसे एक्सट्रिंसिक, और आपके अंदर से अगर जुनून आ रहा है तो हो गया आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। या सी ऑप्शन दिया होगा कि वुड इंकरेज चिल्ड्रेन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स, या बच्चों को प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय महारत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ये चीज। या डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, तो ये क्या करेगी, जब आप बार बार बच्चों को इनाम हासिल करने के लिए या सजा के साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे का जो स्वाभाविक रुचि है, नेचुरल इंटरेस्ट है पढ़ने के प्रति, लर्निंग के प्रति जो क्यूरियोसिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका सामारी को हम लोग कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि बोथ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये दोनों चीज़ है ना, एक क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर है लर्निंग के लिए। रिवार्ड जैसे हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो जब बोला जाता था कि ठीक ये 30 क्विज कल क्विज होगा जिसमें जो क्विज में जो फर्स्ट आएगा उसको ये प्राइज मिलेगा, तो ये क्या करता था, हम लोगों के अंदर मोटिवेशन जगा देता था। तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है, पनिशमेंट भी वैसा ही एक मोटिवेशनल फैक्टर है, बट दोनों का यूज आपको बहुत तरीके से करना होगा। तरीके से आप नहीं करेंगे तो आपका जो लर्निंग का पर्पज है, सिखाने का जो पर्पज है वो खत्म हो जाएगा आपका। बट बार बार आप उसको यूज करेंगे, रिपीटेटिवली हर दिन क्लास में यही चीज़ करेंगे आप, तो ये क्या करेगा, बच्चों के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, और ये बच्चों का नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो होती है लर्निंग के प्रति वो कम कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इस प्रकार से जब लर्निंग होती है उसमें क्या, लर्निंग मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स रिवार्ड और पनिशमेंट। तो फिर बच्चे बच्चे अपने लिए नहीं पढ़ेंगे, बच्चे रिवार्ड और पनिशमेंट के लिए ही पढ़ेंगे। फिर या तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो पढ़ेगा, या तो उसको रिवार्ड मिलेगा तो ही पढ़ेगा, तो उसका जो अपना जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज, ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है आज की डेट में, और NEP 22 आने के बाद ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। बट कभी कभी आप कर सकती है ये चीज़, कभी कभी, बहुत ही कम। वो आपको देखना है कि आपके बच्चों को किस प्रकार से आगे ले जाना है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देती है, यानी व्हिच प्रैक्टिस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। तो 4 प्रैक्टिस दिया गया। पहला प्रैक्टिस है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि शारीरिक दंड देना, जो लर्निंग को प्रमोट करेगा। तो ये शारीरिक दंड तो लर्निंग को प्रमोट करने से रहा। दूसरा दिया है कि कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि सहकारी अधिगम वातावरण, या कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। तो अगर आप मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। इन चारों चीज़ों में से पहला हो गया कि कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना होगा क्लास में, और दूसरा पढ़ाने के बाद जैसे कोई कॉन्सेप्ट का आप समझा दिए उसके बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन करते रहेंगे बच्चों का। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आप एनालिसिस को समझेंगे तो कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, दोनों चीज़ मिलकर क्या होगा, एक प्रॉपर एंड मीनिंगफुल डेवलपमेंट होगा या मीनिंगफुल लर्निंग होगा। कब, जब ये दोनों चीज़ आप साथ साथ लेके चलेंगे तब। ऐसा नहीं कि खाली आप एवोल्यूशन कर रहे हैं बट एक लर्निंग इन्वायरमेंट आप क्रिएट ही नहीं कर रहे तो भी नहीं होगा। यानी कि आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे, सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करा रहे हैं, असेसमेंट करा रहे हैं, तो भी एक क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगा। आपको दोनों को लेके चलना होगा। पहले तो आपको लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, और दूसरा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ आप पढ़ाए उसका क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट, यानी कि उसका एवोल्यूशन आपको साथ में लेते चलना होगा। तब जाके एक मीनिंगफुल क्या होगा, एजुकेशन, मीनिंगफुल लर्निंग होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की हम लोग।
नेक्स्ट सवाल है, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन। यानी शिक्षक जो होती है बच्चों में जो जटिल अवधारणा को समझाने की सुविधा कैसे प्रदान कर सकती है। मतलब आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट समझाना हो बच्चों को तो आप कैसे समझाएंगे। पहला कि बाय डिलीवरिंग ए लेक्चर, एक लेक्चर देकर बच्चों के लिए बात किया गया है यहाँ पर, चिल्ड्रन ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब प्रोफेसर कॉलेज में जाते हैं लेक्चर देने, बट आप टीचर को स्कूल नहीं जाएंगे लेक्चर देने, पहला चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, कि आप प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम को आयोजन करके बच्चों को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाएंगे। या बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, या बार बार मैकेनिकल ड्रिल कराएंगे उसके द्वारा बच्चों को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाएंगे। या ऑप्शन डी, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, कि आप अन्वेषण और चर्चा के अवसर प्रदान करके क्या करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो पहला बात तो आप बच्चों को लेक्चर देकर नहीं सिखा सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो बाय डिलीवरिंग लेक्चर ऑप्शन टोटली गलत है। बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, आप कॉम्पिटिटिव इवेंट्स लगाकर भी आप बच्चों को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकते। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव इवेंट्स कर देंगे तो बच्चे सीखेंगे कहाँ पर। इवेंट्स कब होता है कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, जब आप बच्चों को कुछ सिखा दिए, फिर आप दो बच्चों के बीच में कंपटीशन करा रहे हैं, अब आप उसको सिखाए ही नहीं और कंपटीशन में लगा दिए, तो ये क्या बात हुई। एंड बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, इससे भी नहीं, तो कैसे हो सकती है, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन, यानी कि उसको आप अन्वेषण करने देंगे कोई भी चीज़ के जटिल कंसेप्ट। जैसे क्लास 1-2 की हम बात करते हैं तो क्लास 1-2 के बच्चों के लिए जो डिवीजन होती है वो एक जटिल कंसेप्ट होती है, एलसीएम एचसीएफ जैसे जो आगे बढ़ेगा। क्लास 3 के बच्चों को आप एचसीएफ एलसीएम समझाएंगे तो एक जटिल कंसेप्ट है, भले आपको लगेगी दोनों बहुत आसान है, बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन ये बहुत ही हार्ड चीज़ है, बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन के थ्रू ही इस चीज़ को आप समझा सकते हैं। तो इस मेथड का क्या नाम है जिसमें हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या बोलते हैं उसको, हेरिस्टिक मेथड बोलते हैं। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की बात करें, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क का प्रयोग करें, तो टीचर्स प्रोवाइड्स आर स्टूडेंट्स विद प्रॉब्लम्स। टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को प्रॉब्लम प्रोवाइड करते हैं, इन हुई जिसमें स्टूडेंट सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को बाय एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कशन, यानी कि वो खुद 2-3 बच्चे मिलकर उसको एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। तो किस फ्रेमवर्क को यूज करके हम लोग कर रहे हैं इसमें, रचनात्मक। किसको, रचनात्मक। तो एक शिक्षक, एक टीचर बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन फैसिलिटेट्स ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। इसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को समझा सकते हैं। और ये जो मेथड जिसमें हम लोग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन के थ्रू निकालते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हेरिस्टिक मेथड। क्या बोलते हैं, हेरिस्टिक विधि बोलते हैं। तो हेरिस्टिक मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप नोट करेंगे ये सारे, ये जितने भी आपको दिख रहा है स्क्रीन में, आप इसको स्क्रीनशॉट रख लेंगे। अभी पीडीएफ देना पॉसिबल नहीं है, अभी पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा जैसे आपके एग्जाम नज़दीक होगा। जैसे 1000 क्वेश्चंस कंपाइल हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट अभी आप इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, ये आपके तरफ से आपको करना होगा, क्योंकि डेली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का ही समय लग रहा होगा इन सारे क्वेश्चंस को करने में। डेली बेसिस पर आप लगे रहेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सवाल है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है, जिसका उत्तर हम लोग कल देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बच्चों को प्रभावी समस्या हल करने वाले बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। किसके थ्रू वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकते हैं अपने स्टूडेंट को। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन को आप देख लीजिए। इन 4 ऑप्शन के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। और साथ ही आप अगर वीडियो में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इन सारे सेशन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं हम, तो आप चैनल को ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं लॉन्च होने वाला है, तो आप टेंशन मत लीजिए, जितने भी कंटेंट आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। और बहुत ही जल्द आपके लिए तैयार हो रहा है यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट फॉर पेडागोगी एंड ईवीएस, तो वो भी आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। और बाकी और भी अगर समय मिला, हमको टाइम मिला, तो और भी जितने भी सब्जेक्ट कंसर्न है फॉर पीआरटी एंड टीजीटी उसको भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट समय की कमी है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। जैसे जैसे मेरा समय खाली होते जाएगा हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दोनों टीचर्स के लिए यानी कि पीआरटी एंड टीजीटी के लिए डालते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।